हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज अर्थात वैद्युत आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने आपको केवल इंट्रो पार्ट आपको इसका दिया था बेटा। यूनिट नंबर 1 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने आपको बताया था कि हम 5 लेसन आपको पढ़ाएंगे, जिसमें फर्स्ट लेसन आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। तो इंट्रो पार्ट में हमने खाली आपको बस इतना ही बताया था बेटा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसका मतलब क्या होता है, यानी स्थिर वैद्युतिकी इसको हिंदी में कहते हैं। इसका मतलब क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्दों से मिलके बना है बेटा, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का अर्थ होता है चार्ज और स्टैटिक्स का अर्थ होता है एट रेस्ट। चार्ज का हिंदी में अर्थ होता है बेटा आवेश और एट रेस्ट का मतलब होता है विराम में। विराम में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अर्थ यह हुआ बेटा कि इसके अंतर्गत जो भी 5 चैप्टर आपके आएंगे उसमें हम लोग उन आवेशों का अध्ययन करेंगे जो क्या होंगे, विराम में होंगे। किस अवस्था में होंगे? विराम में होंगे। विराम में मतलब गति वगैरह नहीं करेंगे। यदि गति करेंगे भी तो बहुत थोड़ा सा गति करेंगे, जिससे कि एक्सेलरेटर प्रोड्यूस न के बराबर हो। तो इस चैप्टर नंबर 1 में बेटा हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है वैद्युत आवेश। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज हिंदी में इसको कहते हैं वैद्युत आवेश। कहीं कहीं वैद्युत लिखता है, कहीं कहीं विद्युत लिखता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखिएगा चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश। अब वैद्युत आवेश कहते किसको हैं, क्या होता है, इसके बारे में हम आपको पहले उदाहरण देते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, फिर इसकी डिफिनीशन हम आपको लिखेंगे, समझाएंगे। ठीक है बेटा। तो वैद्युत आवेश का मतलब क्या है समझिएगा। तो दैनिक जीवन में आपने ऐसे बहुत सारे पदार्थों को देखा होगा कि जिनमें आप दो अलग अलग पदार्थ यदि आप ले लें और उन दोनों पदार्थों को आपस में रगड़ें, तो रगड़ने से क्या होता है, वो जो पदार्थ होते हैं रगड़ने पर उनमें चार्ज आ जाता है, जिससे वो किसी थर्ड ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ या तो आकर्षित करते हैं या फिर प्रतिकर्षित करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपको कुछ उदाहरण दे रहे हैं। जैसे समझिएगा कि यदि आपके पास एक कांच की छड़ है, क्या है बेटा, कांच की छड़। कांच की छड़ देखे ही होंगे। यदि इस कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़े से रगड़ें, या रेशम से कह लो रगड़ें, या रेशम के धागे से रगड़ें, रेशम मतलब सिल्क, ठीक है। तो जब हम कांच की छड़, ये एक अलग पदार्थ का बना है और रेशम एक अलग पदार्थ का बना है, ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गए अलग अलग। इन दोनों अलग अलग पदार्थों को जब हम रगड़ते हैं तो घटना क्या घटती है बेटा, कि कांच की जो छड़ होती है रगड़ने से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो सिल्क यानी जो रेशम है इस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, वो हम आपको बताएंगे। कुछ समय में इस बात को हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम जानेंगे कि कौन पॉजिटिव चार्ज होगा और कौन नेगेटिव चार्ज होगा। ये इसके बारे में हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। तो कांच की छड़ बेटा पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और रेशम का जो धागा है या कपड़ा है या रेशम जो है वो निगेटिव चार्ज हो जाता है। दूसरा उदाहरण देते हैं आपको।
आप देखे होंगे रबर, रबर जानते हैं? रबर जी, सिंपल वो जो रबर होता है जिसको खींचते हैं आप, सामान बांधने के लिए इस्तेमाल करते हैं, रबर, वही रबर। ठीक है, या इसके जगह पे आप कोई और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए एबोनाइट की छड़ ले सकते हैं, बिल्ली की खाल ले सकते हैं, ऊन वगैरह ले सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो रबर की छड़ ही ले लेते हैं। देखिए, यदि रबर की छड़ को रबर की छड़ को हम फर जानते हैं बेटा, बिल्ली का जो बाल होता है, यूं कह लो खाल, चमड़ी जो होती है उसकी, उसी को क्या कहते हैं? फर। या फर के स्थान पर आप ऊन भी ले सकते हैं। ऊन जानते हैं ना, जिससे स्वेटर वगैरह बुने जाते हैं, वो वाले ऊन। ठीक है, तो जब रबर की छड़ को फर से, यानी बिल्ली की खाल हो गई, या ऊन से रगड़ा जाता है, इन दोनों, ये अलग पदार्थ का बना है, ये अलग है। तो जब इन्हें रगड़ा जाता है आपस में, तो क्या घटना घटती है बेटा? जो रबर की छड़ है, जो रबर की छड़ है, ये निगेटिवली चार्ज हो जाती है, और ये जो फर या ऊन है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और भी उदाहरण से हम आपको समझाते हैं। तीसरा उदाहरण, प्लास्टिक की कंघी ले लेते हैं। प्लास्टिक की कंघी, प्लास्टिक की कंघी जिससे आप बाल झाड़ते हैं अपना, प्लास्टिक की कंघी यदि है आपके पास, इस प्लास्टिक की कंघी को यदि आप अपने सूखे बालों से या बालों पर, प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों पर यदि रगड़ेंगे बेटा, तो जो आपका बाल है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जो प्लास्टिक की कंघी है वो निगेटिव चार्ज हो जाती है, यानी ऋण आवेशित हो जाती है। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर, कि प्लास्टिक की कंघी के स्थान पर यदि हम लोहे की कंघी ले लें तो क्या हो जाएगा? तो बेटा, जो लोहा है वो कंडक्टर है, यानी चालक है। बस का कंडक्टर मत समझिएगा, चालक, कंडक्टर मीन्स चालक। तो जब आप अपने बालों पर उस लोहे की कंघी से हेयर को रब करेंगे, यानी बालों को रगड़ेंगे बालों पर, तो हमारा शरीर भी क्या है? एक तरह का कंडक्टर माना जाता है, नहीं, चालक है। इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है। सारा का सारा चार्ज हमारे बॉडी से होते हुए अर्थ में चला जाएगा और वो न्यूट्रल हो जाएगा। और जो लोहे की कंघी होगी वो किसी भी छोटे छोटे तिनकों को, यानी कागज के छोटे छोटे पीसेज ले लीजिए, घास फूस ले लीजिए, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि सारा चार्ज कहाँ चला गया? अर्थ में। क्यों अर्थ में चला गया? क्योंकि जब आप कंघी, लोहे की कंघी से बाल को रगड़ रहे थे, तो कंघी लोहे की है, और जो भी चार्ज हेयर को रब करने से उस कंघी में आएगा वो हमारे शरीर से ही तो अटैच्ड है कंघी, और हमारा शरीर एज ए कंडक्टर है, और हम तो अर्थ पर ही खड़े रहेंगे, और अर्थ में सारा चार्ज हमारे शरीर से होते हुए कहाँ चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। तो जो कंघी है वो किसी भी छोटे पीसेज को अट्रैक्ट करेगी? तो जवाब होगा नहीं। तो इसका रीज़न यही है कि प्लास्टिक की कंघी ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लोहे की कंघी नहीं। ऐसे और भी उदाहरण हैं दैनिक जीवन में बेटा। जैसे आप ठंडी के दिनों में जब स्वेटर वगैरह उतारते हैं, या पॉलिस्टर का कोई कपड़ा उतारते हैं, या फिर आपके पास जो रेशमी क्या कहते हैं उसको, रजाइयाँ होती हैं, उनको यदि ठंडी के दिनों में
कप स्वेटर यदि अंधेरे कमरे में उतारते हैं तो चटचटाहट की आवाज़ आती है, चट चट की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, उसमें भी रगड़ की वजह से एक घर्षण उत्पन्न हो रहा है जहाँ से आपको चार्ज ट्रांसफ़र होता हुआ नज़र आता है। या सिल्क का जो आपका वो रजाई है या फिर अदर चीज़ें हैं, उनको उनमें भी ठंडी के दिनों में या अंधकार युक्त कमरे में आप उसे जब रब करेंगे, हाथों से रगड़ेंगे, तो वो भी क्या करता है, छोटे छोटे उसमें चिंगारियाँ उत्पन्न होती हैं घर्षण के वजह से। ठीक है बेटा। तो आखिर वैद्युत आवेश कहेंगे किसे? इतने एग्जाम्पल हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, 2-3 उदाहरण, ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, केवल इतने ही उदाहरण नहीं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे आप अपने बाल पे यदि पेन वगैरह को भी रब करेंगे तो जो पेन होगी वो कागज़ के छोटे छोटे पीसेज यानी तिनके को अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है। फॉर एग्जांपल के लिए आप बैलून भी ले सकते हैं, गुब्बारा, जो गुब्बारा होता है फूला हुआ गुब्बारा, उस फूले हुए गुब्बारे को यदि आप अपने हेयर पे रब करेंगे, हेयर पे रगड़ कर बालों पे रगड़ेंगे गुब्बारे को, और उसके बाद छोटे छोटे कागज़ के तिनकों को लेके आएंगे उस गुब्बारे के पास, तो गुब्बारा उन छोटे छोटे पीसेज को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करने लगता है, क्योंकि गुब्बारे में क्या होता है, चार्ज आ जाता है। तो ऐसे दुनिया भर के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है बेटा। तो वैद्युत आवेश कहेंगे किसे, वो हम आपको यहाँ समझा रहे हैं, उसकी डिफिनीशन हम आपको दे रहे हैं वैद्युत आवेश की। इलेक्ट्रिक चार्ज, ये आपका पहला हेडिंग होगा इस चैप्टर का बेटा, वैद्युत आवेश। चैप्टर का नाम भी है वैद्युत आवेश। अब ये चीज़ें आपको भूल जाएंगी, तो हम आपको एक इमेज के माध्यम से इन चीज़ों को याद कराने की कोशिश करेंगे कि कैसे जानेंगे किस पर प्लस और किस पर माइनस होगा। ठीक है बेटा, चलिए सुनिएगा। तो वैद्युत आवेश क्या है? किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु किसी अन्य वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती है। आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती है। आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती है। अब कैसे, इस डिफिनीशन को रटिएगा मत, हम आपको एग्जाम्पल इसीलिए लिखे हैं ताकि हम इस एग्जाम्पल की मदद से इन चीज़ों को आपको याद करा सकें। देखिए, जो वैद्युत आवेश होता है, ये दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, सभी प्रकार की वस्तुओं में का जो सार्वभौमिक गुण होता है, उसमें वैद्युत आवेश सब वस्तुओं में होता है बेटा। ठीक है। वैद्युत आवेश पदार्थ का मौलिक गुण होता है। जो वैद्युत आवेश है वो क्या है, पदार्थ का मौलिक गुण, अर्थात सभी में होता है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि ये वस्तु न्यूट्रलाइज्ड है, उदासीन है। उदासीन होने का ये मतलब कतई नहीं होता है कि उसमें कोई आवेश नहीं है। उसका ये मतलब होता है बेटा कि जितना उसमें प्लस चार्जेज है उतना ही उसमें नेगेटिव चार्जेज भी हैं, इसलिए वह क्या है, उदासीन है। समझ पा रहे हैं? अब परिभाषा आप समझिएगा, हमने जो लिखा है, हमने लिखा कि किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण, वस्तु में मान लीजिए आपने कांच की छड़ी ले लिया है, जिसके कारण एक वस्तु यानी कांच की छड़ किसी अन्य वस्तु यानी दूसरी वस्तु आप ले सकते हैं जैसे रेशम को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। यही क्या है, वैद्युत आवेश है। कांच की छड़ को जब आप रेशम पे रगड़े, रेशम के धागे से रगड़े, तो कांच की छड़ एक वस्तु हो गई, रेशम दूसरी वस्तु हो गई, और इन दोनों को जब आप रगड़ रहे हैं तो हो क्या रहा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है। अब सपोज करिए कि इन दो वस्तुओं को जो डिफरेंट पदार्थ की हैं, अलग अलग पदार्थ की हैं, इनके सामने किसी थर्ड ऑब्जेक्ट को लेके आए, और वो थर्ड ऑब्जेक्ट जो है, फॉर एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए रबर की छड़ को ही लेके आते हैं,
और रबर की छड़ ऑलरेडी निगेटिवली चार्ज्ड है। तो जब इसको इन दोनों के बीच में इस थर्ड ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे, इसे हटा देंगे, तो कांच की जो छड़ होगी वो रबर की छड़ को क्या करेगी, अट्रैक्ट या रिपेल। तो जवाब होगा कि सर अट्रैक्ट करेगी। क्यों जी? अनलाइक चार्जेज यानी असमान जो आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड लाइक चार्जेज रिपेल टू ईच अदर। यानी जो सजाती आवेश होते हैं, जो सजाती आवेश होते हैं यानी समान आवेश ऋण ऋण वाले या धन धन वाले, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे लड़का लड़का एक दूसरे को क्या करेगा, कोई अट्रैक्शन आएगा लड़के को लड़का देख के? नहीं। लड़के को लड़का देखेगा तो कौन सा अट्रैक्शन, कुछ नहीं, नथिंग। लड़की को लड़की देखेगी, नो अट्रैक्शन। लेकिन लड़का को लड़की देखेगी, अट्रैक्शन है। लड़का को लड़की देखेगी, अट्रैक्शन है। यानी क्यों, विपरीत चार्जेस है। तो विपरीत चार्ज में कैसा आवेश आता है, यदि विपरीत चार्जेस है तो उनके बीच अट्रैक्शन यानी क्लोजअप का प्रचार होने लगता है उनमें। कैसे, पास आ जाओ, क्लोजअप का प्रचार आता है ना, पास आ जाओ। तो विपरीत चार्जेस रहेगा उसमें आकर्षण बल लगता है, और यदि सजाती आवेश रहेगा तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगता है। तो कांच की छड़ एक पदार्थ हो गई, रेशम का धागा जो है वो दूसरा पदार्थ है। उनको जब आपस में रगड़ा जाएगा, इनको मान लीजिए कांच की छड़ है और ये रबर है, तो ये कांच की छड़ और ये रेशम दो पदार्थ हैं। अब इनमें क्या होगा बेटा कि ये विपरीत चार्जेज जा रहा है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अभी मैं कांच की छड़ के पास यदि फर यानी बिल्ली की जो खाल है या ऊन को यदि लेके जाऊं तो क्या घटना घटेगी, ये भी प्लस ये भी प्लस, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। परिभाषा में तो यही लिखा है ना कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु किसी अन्य वस्तु यानी दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगी। तो यदि कांच की छड़ को रेशम से जब रब करेंगे, पास ले जाएंगे, तो ये इसको क्या करेगी, आकर्षित करेगी। ठीक है, इसको क्या करेगी, आकर्षित करेगी। या रबर की छड़ को कांच की छड़ के पास लेके जाऊँ तो इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, क्योंकि विपरीत चार्ज है, इस पर प्लस आ गया, इस पर माइनस आ गया है। और रेशम की छड़ को यदि मैं फर या ऊन के पास लेके आऊँ तो ये भी क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा। अब प्रतिकर्षित कैसे करेगा, तो कांच की छड़ को यदि फर या उनके पास लेके जाऊँ तो प्लस प्लस है, इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित। या रेशम जो होगा, रेशम का धागा या रेशम का कपड़ा, उसको यदि रबर की छड़ के पास लेके आऊँ तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि दोनों निगेटिवली चार्ज है। उसी तरह प्लास्टिक की जो कंघी है और सूखा जो बाल है, प्लास्टिक की कंघी निगेटिवली चार्ज है, रबर की छड़ निगेटिवली चार्ज है। इन दोनों को पास लेके आएंगे, कोई जवाब नहीं आएगा। क्यों जी, क्योंकि समान है दोनों पे, तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होगा इनके बीच वो प्रतिकर्षण का आएगा। कौन सा, प्रतिकर्षण का। समझ पा रहे हो? चलिए जी, वैद्युत आवेश आपको समझ में आ गया होगा। इसके बारे में हम कुछ चीज़ें आपको और देते हैं बेटा, समझिएगा। चीज़ों को कंसेप्चुअल बना के रखिएगा, रटने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि हम अपने वीडियो में किसी भी चीज़ को आपको रटाने नहीं दूंगा बेटा। ठीक है, आइए समझते हैं कुछ चीज़ें और। तो इन सारे चीज़ों को आप यदि चाहें तो नोट वगैरह में करके लिख सकते हैं। ठीक है, नोट करके इसको लिख लीजिए आप कि वैद्युत आवेश पदार्थ का मौलिक गुण होता है, पदार्थ का मौलिक फंडामेंटल गुण होता है। वैद्युत आवेश पदार्थ का मौलिक गुण होता है। मौलिक गुण कहने का मतलब है बेटा कि सभी पदार्थों में वैद्युत आवेश पाया जाता है। ठीक है, दूसरा, वस्तुओं के आवेशित हो जाने पर, वस्तुओं के आवेशित हो जाने पर वस्तुओं के आवेशित हो जाने पर यह कहा जाता है कि वस्तुएं
वैद्युतमय वस्तुएं, वैद्युतमय, वैद्युतमय यानी इलेक्ट्रीफाइड, वैद्युतमय, इलेक्ट्रीफाइड, वैद्युतमय हो जाती हैं, हो जाती हैं। ठीक है बेटा, तो ये कुछ चीजें थी वैद्युत आवेश के बारे में। अब उन चीजों को आप कैसे याद रखेंगे, क्योंकि ये भूल जाता है कि किस पे प्लस आता है और किस पे माइनस आता है। तो कुछ फिगर के माध्यम से हम चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, थोड़ा कॉमेडी में आपको बताएंगे, समझिएगा। ड्राइंग बनाने आता तो है नहीं उतना खास, फिर भी समझिएगा, समझाने की कोशिश करते हैं। एक लड़का है, समझ रहे हैं, इसका कान है, मान लीजिए ये कोई लड़का है, ये क्या है, बॉय, ठीक। और यहाँ एक लड़की है, इसके जुल्फे उल्फे भी होंगी, ठीक है जी। हंसिएगा मत, फिगर काफ़ी अच्छा नहीं है, समझाने के लिए बस बना रहे हैं आपको। ये लड़की है, गर्ल। तो हमने आपको क्या बताया था, पहला उदाहरण जो दिया था इलेक्ट्रिक चार्ज का, उसमें बोला था कि यदि आपके पास कांच की जो छड़ होगी उसे हम रेशम से रगड़ेंगे तो जो कांच की छड़ होती है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगी, और जो रेशम का कपड़ा है या फिर जो रेशम का धागा है या जो रेशम है वो क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज। याद कैसे रखेंगे, ये लड़का है। अब कल्पना करिए कि इसके पास एक राड है, वो राड मतलब छड़ है, किस चीज़ का, कांच का छड़ है। किसका, कांच का ये छड़ लिया है हाथ में, कांच का छड़। अब कहेंगे कांच का छड़ क्या करेगा, ये लेके जा रहा होगा स्कूल वगैरह, ज़रूरत होगी लेबोरेटरी में किसी काम के लिए। रास्ते में से एक लड़की दिखाई दे देती है, ठीक है जी। तो ये क्या करेगा, जब इसे देखेगा, कांच की छड़ तो हाथ में लिया, ये इसे देखेगा तो क्या होगा, इसकी जुल्फों को देखेगा ना, तो इसे गाना याद आ जाएगा। कौन सा, वही पुराना वाला गाना, वो रेशमी जुल्फें, वो सरबती आंखें, तुम्हें देखते जी रहे हैं हम। गाना याद है आपको ना, देवानंद वाला। तो ये जब इसको देखेगा तो ये गाना गाने लगेगा, इसके पास कांच की छड़ रहेगी, इसके जुल्फों को देखेगा तो गाना गाएगा, वो रेशमी जुल्फें, वो सरबती आंखें, तुम्हें देख के जी रहे हैं। तो रेशमी जुल्फों से याद रखेंगे बेटा रेशम, क्या याद रखेंगे, रेशम। उसके लड़के के हाथ में क्या है, कांच की छड़। तो जब ये कांच की छड़ लिया है और इसके जुल्फों को देखेगा, वो रेशमी है अर्थात रेशम है, तो इसको जब ये देखेगा तो ये सोचेगा कि अरे यार, इसकी तरफ जाने के चक्कर में पड़ेगा ये, है ना। और जब जाने के चक्कर में पड़ेगा तो ये थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाएगा, उत्तेजित होगा। तो जब उत्तेजित होगा तो इसके अंदर का जो भी चार्ज्ड वगैरह होगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो एक्साइटेड अवस्था में आ जाएंगे। इसको कहेंगे तू जा उधर, उसकी तरफ जा जा, तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन इधर प्रवाहित होने लगेंगे इसकी तरफ जाने के चक्कर में।
तो जो इलेक्ट्रॉन जब इसमें से निकल के इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन यदि निकलता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है? आपको पता है कि किसी भी पदार्थ से या तत्व से इलेक्ट्रॉन यदि निकल रहा है तो उस तत्व पर या उस पदार्थ पे कैसा आवेश आता है? तो जो देता है वो धन ही, उस पर धन आ जाएगा। तो इसके पास जो कांच की छड़वा है उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और इसके रेशम के जुल्फों पे निगेटिव। समझ में आ रही बात? तो कांच की छड़ कैसी हो जाएगी? धनावेशित, और रेशम ऋणावेशित हो जाएगा। समझ रहे हो? अच्छा जी, आगे कहानी फिर बढ़ती है। आगे कहानी ये बढ़ेगी कि अब ये तो मानने वाला है नहीं, लड़का जाएगा उधर, रेशमी जुल्फों को देखा इसके, जाने के चक्कर में पड़ेगा। तो लड़कियां आप जानते हैं अक्सर ऊन वगैरह, मतलब ज़्यादातर ठंडी के मौसम में स्वेटर वगैरह की बुनाई उनाई करती हैं, है ना। तो इसके पास ऊन का गोला रहता है। किस चीज़ का गोला? इसके हाथ में, ये जो इसका हाथ है इसमें काली है, ऊन का गोला। किसका गोला? ऊन का गोला, या कह लो ऊन ली है। क्या ली है? ऊन। ऊन समझ रहे हो ना? ऊल जी, ऊन, ऊन जिसमें स्वेटर बीना जाता है। इसके पास ऊन है, और जब ये इसकी तरफ जाने की कोशिश में पड़ेंगे तो चूंकि भाई ये तो पॉजिटिव चार्ज हो गया है, जो कांच का छड़ है ये फूट जाएगा। उधर जाने के चक्कर में अब कांच लेके जाएंगे, कहीं चटक उटक गया, टूट फूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो अब इस कांच की छड़ को ये रख देगा और ये अब रबर की छड़ ले लेगा। कौन सी छड़? रबर की छड़। रबर की छड़ ले लेगा, हाथ में रबर की छड़ ले लेगा, कांच की छड़ को रख देगा सेफ्टी के लिए। और इसके पास ऊन रहेगा। ये क्या है इसके पास? रबर की छड़ है, रबर की छड़ है, ठीक है। और इसके पास क्या है? हाथ में ऊन है। तो जब ये इसकी तरफ जाएगा तो ये एक्सेप्ट तो करेगी नहीं इनको। तो ये ऊन के गोले को उठा के फेंक देगी इनके मुँह पे। ये ऊन का जो गोला ली है उठा के फेंक देगी, ये जो रबर का डंडा लिए हैं, छड़ लिए हैं, इनके छड़े पर फेंक देगी, इनके मुँह पर, थोबड़ा पे। भाग। तो क्या घटना घटेगी? अब ऊन का गोला फेंक रही है, तो ऊन का गोला मतलब जो फेंक रहा है, जो निकाल रहा है, जो निकालता है, जो फेंकता है, जो देता है, उस पर कैसा चार्ज आ जाता है? ऋण आवेश, सॉरी धन आवेश। कैसा आ जाता है? धन आवेश। जो निकालता है, जो किसी को देता है वो धनी होता है, दानी। तो ऊन का जो गोला ली है उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? धन। और वो फेंक कहाँ रही है? अगर थोबड़वा पे, तो थोबड़वा पे न लगे इसलिए रबर का डंडा लिया है, छड़ लिया है, रबर का छड़ लिया है, तो रबर के छड़ से रोकेगा तो ऊन का गोला रबर के छड़ पे आ जाएगा। तो रबर का छड़ कैसा हो जाएगा? यदि ये धन हो गया तो रबर का छड़ कैसा हो जाएगा? ऑब्वियस बात है यार, रबर का छड़ कैसा हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ऊन क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज, और रबर की छड़ का हो जाएगी निगेटिवली चार्ज। अब इतना उतना ये सब करने में इसका जो हेयर रहता है, जो इसकी रेशमी जुल्फें हैं, वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाती हैं। तो ये क्या करती है? अपने पॉकेट से, मतलब जो झोला वोला ली है मान लो, उसमें कंघी रखी है, ठीक है। क्या ली है? कंघी। इसके पास और का है? कंघी रखी है, कंघी। वो कंघी कौन सी लोहा वाली थोड़ो, प्लास्टिक की। किसकी? प्लास्टिक की कंघी ली है, प्लास्टिक की कंघी। अब प्लास्टिक की कंघी से क्या करेगी? अपने बलवा को झाड़ेगी। समझ रहा है भाई? ये गए डिस्टर्ब किए तो तनी हेयर और इधर उधर हो गया, तो बाल को क्या करेगी? झाड़ेगी। तो प्लास्टिक की कंघी रखी है, उससे अपने हेयर को क्या करेगी? हेयर का केयर करेगी, देखभाल करेगी अपने। तो कंघी प्लास्टिक की है, तो जब झाड़ेगी तो इसका बलवा एक आठ खड़ा हो जाएगा। ककहिया से झाड़ेगी तो जो बलवा है क्या हो जाएगा? एक खड़ा। समझ रहा है? तो जो कंघी है, प्लास्टिक की जो कंघी है, इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? निगेटिवली चार्ज्ड। कैसा चार्ज आ जाएगा? निगेटिवली चार्ज। और इसका जो सूखा सूखा बाल है उस पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। समझ पा रहे हो? तो मैंने 2-3 उदाहरण आपको इसके माध्यम से समझाया है। कोशिश या उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, तो आगे हेडिंग डालते हैं, आवेश के प्रकार। देखिएगा बेटा,
आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्जेज। टाइप्स ऑफ चार्जेज, आवेश के प्रकार। तो आवेश कितने प्रकार का होता है ये भी आप एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझ सकते हैं। तो जब आवेश के प्रकार की बात आई तो वैज्ञानिकों के दिमाग में एक प्रश्न उठा कि आवेश कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अलग अलग तरह के धातु, अलग अलग पदार्थों के, भिन्न भिन्न पदार्थों की वस्तुएं लिए। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण के लिए एक कांच की छड़ ले लेते हैं और एक सिल्क यानी रेशम का धागा ले लेते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो रेशम का धागा होता है इसको जब कांच की छड़ से रगड़ते हैं तो कांच की जो छड़ होती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और जो रेशम है ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो रेशम से इसको कांच की छड़ को रगड़ के धागे के माध्यम से इसे लटका दिया जाता है। पुनः एक दूसरा सेम कांच का ही छड़ लिया जाता है और रेशम का धागा, वैसा ही रेशम का धागा लिया जाता है, इसे फिर रगड़ा जाता है। तो ठीक वही प्रक्रिया इसमें भी आ जाती है, यानी कांच का जो छड़ है वो पॉजिटिवली चार्ज और रेशम का जो धागा है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। इन दोनों को जब पास पास लेके जाया जाता है तो ये भी प्लस चार्ज और ये भी प्लस चार्ज, तो दोनों सजाती आवेश हो गए। यानी ये एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और यहाँ पे जो ये रेशम का धागा है ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण ही करेंगे। फिर देखा गया कि रबर का छड़ ले लिया गया, किसका, रबर का छड़, और इसके साथ जो ऑब्जेक्ट लिया गया था दूसरा वाला रगड़ने के लिए, वो ये कांच रबर की छड़ है और ऊन ले सकते हैं या फर वगैरह ले सकते हैं। ये रबर की छड़ है, यहाँ पे ऊन ले सकते हैं या फर मतलब बिल्ली का खाल है, ये ऊन वगैरह मान लीजिए ये ऊन है, ठीक है। ऊन से जब इसको रगड़ा गया था तो आपने देखा था ऊन जो था वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया था और जो रबर की छड़ थी वो निगेटिवली चार्ज हो गई थी, ठीक है जी। अब क्या किया गया कि इसे रगड़ के तो इस पर चार्ज जब दे दिया गया इस रबर की छड़ को, तो इसे भी किसी धागे के माध्यम से हैंग कर दिया गया, लटका दिया गया। वही प्रक्रिया एक दूसरी रबर की छड़ ली जाती है और ठीक ऊन का गोला लिया जाता है, उसे भी रगड़ा जाता है। तो उस पर भी वही घटना घटती है, ये रबर का छड़ निगेटिवली चार्ज और ऊन का जो गोला है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। फिर इन दोनों को पास ले जाते हैं तो यहाँ पे भी प्रतिकर्षण होने लगता है। फिर देखा गया कि यदि हम इस रबर की छड़ को इस जो ये कांच की छड़ है, ये कांच की छड़ है और ये रेशम का धागा है, रेशम का धागा है, ठीक है। तो जो रबर की छड़ को कांच की छड़ के पास लेके जाते हैं तो ये देखा जाता है कि ये इसको क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है, यानी ये इसको आकर्षित कर लेता है। क्लोजअप का प्रचार हो जाता है, पास आ जाओ वाला धन ऋण है ना, दुनिया घट जाती है। प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, और यदि प्लस प्लस होगा तो प्रतिकर्षित करेगा, ढकेलेगा, दूर ढकेल देगा। यहाँ प्लस माइनस आकर्षित हो जाता है। ऐसे केवल यही 2 प्रयोग नहीं किए जाते हैं, ऐसे न जाने कितने प्रयोग किए जाते हैं। और उन सभी प्रयोगों को करके जब देखा जाता है एक्सपेरिमेंटली, तो ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि कोई थर्ड तरह का चार्ज, यानी तीसरा जो चार्ज है तीसरे प्रकार का, वो कोई मिलता ही नहीं है। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा प्रकार का आवेश नहीं मिलता है। तो ये कहा जाता है कि आवेश केवल और केवल 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के, केवल और केवल 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन, तो आप देख रहे हैं, एक धन आवेशित है, एक ऋण आवेशित, यानी एक धनात्मक चार्ज होता है, एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। थर्ड कोई चार्ज नहीं होता है। तो आवेश के प्रकार यदि आपसे पूछा जाए तो आप कितना बताएंगे, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश के प्रकार हमने हेडिंग डाला है, और यदि हम आपसे पूछे कि आवेश कितने प्रकार का होगा तो आपका जवाब क्या मिलेगा, सर आवेश 2 प्रकार का होता है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, तो ये हमने जो आपको अभी अभी उदाहरण दिया है, ये सारे के सारे उदाहरण एक्सपेरिमेंटली हैं, ठीक है। ऐसे ही नहीं कह दिया गया कि आवेश 2 ही प्रकार के हैं। तो आवेश के प्रकार में आप लिख सकते हैं कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं।
आवेश दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? पहला धन आवेश, यानी शॉर्टकट में लिखे तो धन आवेश लिख देंगे, संधि करने पर धन आवेश आ जाएगा। और दूसरा ऋण आवेश, यानी इसको कहेंगे पॉजिटिव चार्ज, और इसको कहेंगे निगेटिव चार्ज। इसको क्या कहेंगे बेटा? निगेटिव चार्ज। अब धन आवेश, ऋण आवेश, इसके बारे में आप जानते हैं, ठीक है। धन आवेश क्या होगा कि जब कोई भी पदार्थ अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उत्सर्जित कर देगा, किसी को दे देगा, तो इस पर कैसा आवेश आ जाएगा? धनावेश। और जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो उसे क्या कहेंगे? ऋणावेश। समझ पा रहे हैं? ये छोटी बातें हैं, क्लास 9th में आप ये सब चीज़ें उम्मीद करते हैं 9th 10th 11th 12th में आप पढ़ ही रहे हैं। 9th 10th 11th किसी न किसी में सब्जेक्ट में, क्लास में आप इसको जरूर पढ़े होंगे। केमिस्ट्री में तो जरूर ही जानते होंगे धनावेश और ऋणावेश, इसे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा जी, तो आप के दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर धनावेश ऋणावेश, ठीक है, नाम किसने दिया होगा इसको? ये धनावेश ऋणावेश नाम किसने दिया होगा इसका? तो जी ज़रूर है, लाजमी है, प्रश्न उठना बेहद ज़रूरी है यदि आप स्टूडेंट हैं तो। ये नहीं कि हमारे द्वारा जो भी बातें बताई गई आप उसे रट लें और आपके दिमाग में कोई प्रश्न ही नहीं उठे। नहीं, आपके दिमाग में प्रश्न उठना चाहिए, ठीक है। यदि प्रश्न उठता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर मेंशन करें। कोशिश करूँगा कि आपके हर एक प्रश्नों का उत्तर मैं ज़रूर दूँ। देखिए बेटा, तो ये नाम किसने दिया, धनावेश और ऋणावेश? इस बात को आप नोट करिएगा। तो प्राचीन या प्रारंभ में धनावेश नाम नहीं था पहले, इसको किसी अन्य नाम से जानते थे। धनावेश को विट्रस, क्या बोलते थे? विट्रस पहले। धनावेश को विट्रस एवं ऋणावेश को रेसिनस, क्या कहते थे? रेसिनस कहते थे। लेकिन 18वीं शताब्दी में एक अमेरिका के वैज्ञानिक आते हैं बेटा। 18वीं शताब्दी में अमेरिकन वैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। नाम सुना होगा आप, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये कहाँ के वैज्ञानिक है बेटा? अमेरिका के। तो 18वीं शताब्दी में बेंजामिन फ्रैंकलिन आते हैं। तो ये जो धनावेश जिसको हम विट्रस बोले हैं, इसको इन्होंने नाम दे दिया पॉजिटिव चार्ज। क्या बोले? पॉजिटिव चार्ज। विट्रस को क्या नाम दिया? पॉजिटिव चार्ज। और रेसिनस को क्या नाम दिया? नेगेटिव चार्ज। ये माइनस भी का मतलब समझ रहे हैं ना, NEGATI भी ई होता है, तो उसको निगेटिव करते हैं, शॉर्टकट में माइनस भी लिखते हैं, निगेटिव चार्ज। तो ये नाम किसने दिया? पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। कब? 18वीं शताब्दी में, ठीक है, लगभग शायद 1861 के आसपास। अब इन्होंने धन आवेश और ऋण आवेश ही नाम क्यों दिया? ये भी तो प्रश्न उठेगा कि सर धन और ऋण ही नाम क्यों दिया? लौकी भंटा का है ना नाम दे दिया, कुछ और भी तो नाम दे सकते थे। तो इस बात के बारे में तो खास प्रमाण नहीं मिलता है, फिर भी लोग ये मानते हैं, अन्य वैज्ञानिक, कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसी आधार पर दिया होगा कि जैसे यदि दो नंबर हमारे पास है 5 और 5, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, और ये जब मिलते हैं तो न्यूट्रल यानी उदासीन यानी जीरो बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है, मान लीजिए 1 माइक्रोकूलम का पॉजिटिव चार्ज है और 1 माइक्रोकूलम का नेगेटिव चार्ज है, तो मैं पूछूंगा नेट चार्ज कितना है, तो आपका जवाब आएगा सर 0, है कि नहीं? तो जब समान परिमाण के धन आवेश और समान परिमाण के ऋण आवेश मिलते हैं तो क्या बनाता है? उदासीन, न्यूट्रल हो जाता है कि नहीं? इसी वजह से ये अनुमान लगाया जाता है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनावेश और ऋणावेश नाम दिया होगा।
तो उम्मीद करते हैं बेटा हमारे द्वारा बताई गई बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। यदि कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो यदि पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।